चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित। भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं। पहले नंबर की बात है, आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। किसी एक योग्यता को आपको पूरा करना पड़ेगा। तीन योग्यताएं हैं, जैसे कि हाई कोर्ट में या फिर ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में। वो हाई कोर्ट हो सकता है या फिर कोई दो अलग अलग कोर्ट रहे थे, यहाँ पर लगातार कम से कम 5 सालों तक आप न्यायाधीश रहे हों, या फिर किसी हाई कोर्ट में या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक आप वकील रहे हों, या फिर राष्ट्रपति की राय में आप कानून के जानकार हों। तो संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। लेकिन आयु सीमा के मामले में कितनी उम्र तक आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अधिकतम उम्र है 65 साल। इसके बाद कुछ और बातें हैं जिनको हम देख रहे हैं, जैसे कि नियुक्ति से संबंधित। ठीक है, कि नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा। सीजीआई की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत। प्रोटोकॉल के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति है, वरिष्ठ न्यायाधीश है, इसको सीजीआई के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। मतलब जिसको सबसे ज़्यादा अनुभव रहा हो, सीनियर मोस्ट जज को सीजीआई के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश के संबंध में आधिकारिक तौर पर मौजूदा सीजीआई द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय को सूचित किया जाता है। जैसे कि हाल ही में अभी यूयू ललित थे। यूयू ललित ने क्या काम किया? विधि और न्याय मंत्रालय को सूचना भेजा कि हमें अब अगला सीजीआई किसको बनाना है। इन्होंने मंत्रालय को भेजा, मंत्रालय ने फिर क्या किसको भेज दिया? प्रधानमंत्री को भेज दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति इसकी बाद में नियुक्ति करता है। इसके बाद में राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है। भूमिका की यदि हम बात करें, राष्ट्रपति और राज्यपालों की शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई दिलाता है। इसके अलावा मास्टर ऑफ द रोस्टर, सीजीआई के पास सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने की पावर है। कौन सा केस कितने लोग मिलकर के सुनेंगे, कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये सब पावर किसके पास है? सीजीआई के पास है। सीजीआई ही तय करता है कि कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेगा और कब करेगा। सीजीआई सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर न्यायाधीशों का एक ग्रुप रहेगा। इनके साथ में मिलकर के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परामर्श किया जाता है। राष्ट्रपति को ये लोग मिलकर के बोलते हैं कि आप अब किनको किनको जो है न्यायाधीश बनाएंगे। सीजीआई संविधान के आर्टिकल 127 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की मंजूरी से सीजीआई दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रुप रहता है न्यायाधीशों का, उस ग्रुप को भी यदि इधर से उधर करना है तो भी इनका काम है। सीजीआई केंद्र और राज्यों के बीच यदि कोई वित्तीय विवाद चल रहा है तो वो मध्यस्थता निभा सकता है। हटाए जाने की प्रक्रिया हम देखते हैं। राष्ट्रपति के आदेश से संसद द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत एक समावेदन के बाद ही किया जा सकता है। तो संसद राष्ट्रपति को एक आवेदन देगी। पहले नंबर की बात यह है, संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा उसका समर्थन होना चाहिए। मतलब उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत की इसमें ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के इसको हम हटा सकते हैं। मतलब जितने भी हैं उस सदन की कुल सदस्यता, मान के चल लीजिए लोकसभा में लाया गया है हटाने का प्रस्ताव, तो लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनमें से आधे से ज़्यादा होना चाहिए।
बहुमत दें। इसके अलावा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से भी कम 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो 2/3 वोट मिलना चाहिए, तब जाके ही आप इनको हटा सकते हैं। इसके अलावा कहा जाता है निष्कासन का आधार सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता, आर्टिकल 124(4). सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में फैसला सुनाया था कि सीजीआई का जो ऑफिस है आरटीआई के अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता है, उसको आप बाहर नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को बधाई दी है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपको शपथ लेने पर बधाई है, उनके आगे के सफल कार्यकाल की कामना करते हैं। तो ये 50वें नंबर के बन गए हैं, इसके पहले 49वें नंबर के थे यू ललित। इसके बाद न्यूज़ हम देखेंगे द हिंदू की पहली, जो टीवी चैनल होते हैं जो हमारे देश में चल रहे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सेंटर ने नई गाइडलाइन लेकर के आई है टीवी चैनल्स के लिए। ठीक है, उनको ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा सोशली रिलेवेंट टॉपिक में, कंपलसरी है ये। समाज के हित पर आधारित आपको कुछ चीज़ें दिखाना पड़ेगा आपके टीवी चैनल में, और ये कंपलसरी है, ऐसा सरकार का कहना है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कुछ नई गाइडलाइन को, जिसके अंतर्गत अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग किया जाएगा टीवी चैनल्स को, अंडर विच ऑल स्टेशंस होल्डिंग परमिशन। ठीक है, अंडर विच ऑल स्टेशन होल्डिंग परमिशन एक्सेप्ट फॉर फॉरेन चैनल। इंडिया के तो सब चैनल आ जाएंगे, केवल फॉरेन चैनल्स इसमें छूट जा रहे हैं। इट मे नॉट बी फीजिबल, विल हैव टू ब्रॉडकास्ट कंटेंट ऑन इशू ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये सारे चैनलों को नेशनल इम्पोर्टेंस के इशू को लेकर के डेली 30 मिनट सोशल रिलेवेंस से रिलेटेड, नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड मुद्दे दिखाना पड़ेगा। वैसे भी आप देखोगे ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल है ना, बस यही सब चीज़ दिखाते रहते हैं, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, रसिया, यूक्रेन, बस चीन पाकिस्तान करते रहते हैं, हो गया। तो ये सब तो नेशनल इम्पोर्टेंस में ही आ गया उनके हिसाब से, ये तो वो डेली दिखाते ही हैं, इसमें उनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये जो प्रोविज़न है इनको इंट्रोड्यूस किया गया है एज एयरवेव्स या फिर फ्रीक्वेंसीज आर पब्लिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जो एयरवेव्स है, फ्रीक्वेंसीज हैं, ये सब क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं एंड नीड टू बी यूज्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। इसलिए इनका उपयोग जो है समाज के लिए किया जाना चाहिए। द 8 लिस्टेड थीम्स इंक्लूड एजुकेशन एंड स्प्रीड ऑफ लिटरेसी। 8 जो है लिस्टेड थीम है, उसमें शामिल है एजुकेशन, इसके साथ साथ में लिटरेसी को फैलाना, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वुमेन, वेलफेयर ऑफ वीगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज, और साथ में आ जाता है नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये 8 थीम गवर्नमेंट की तरफ से तैयार करी गई है। इनमें से किसी भी एक पर आप जो है हर घंटा आधा घंटा आप अपना टाइम देंगे। अब इसमें कुछ चैनल को एक्सेम्प्ट भी कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, इंक्लूडिंग दोस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जो इस रिलेट करते हैं स्पोर्ट्स वाले, वेयर इट वुड नॉट बी फीजिबल टू ब्रॉडकास्ट सच कंटेंट। अब चूंकि स्पोर्ट को दिखाने वाले चैनल हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी फीजिबल नहीं होना है, इसलिए उनको कोई अनिवार्य नहीं है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द सेंटर वुड इशू जनरल एडवाइजरी टू द चैनल्स इन दिस रिगार्ड। और इसके अंतर्गत भी यदि लग रहा है सरकार को, तो गाइडलाइन वो है एडवाइजरी इशू कर सकती है केंद्र सरकार। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हैं अपूर्व चंद्रा, उन्होंने वेडनेसडे के दिन कहा है कि जो नई गाइडलाइन है जो कि रिप्लेस कर देगी दोस ऑपरेशनल सिंस 2011 की जो गाइडलाइन है वो रिप्लेस होने वाली है, वुड ईज द इशू ऑफ परमिशन टू द कंपनीज। कंपनी के लिए जो परमिशन की
बात होती है ना वो काफ़ी सरल होने वाली, आसान होने वाली है। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म firms have been allowed for the first time registered in India for uplinking and downlinking TV channels and associated activities। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्टेट से। छत्तीसगढ़ प्लानिंग कर रहा है एक स्पेशल असेंबली सेशन लाने के लिए ट्राइबल कोटा से रिलेटेड। कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था किसको लेकर के कि जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो कोटा बनाया गया है उसमें रिडक्शन हो सकता है छत्तीसगढ़ में। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर दिया था, कैप कर दिया था रिजर्वेशन को 50%, 50% में। स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है कि हम कन्वेन करेंगे। कन्वेन करना मतलब बुलाना एक स्पेशल सेशन ऑन ट्राइबल रिजर्वेशन। तो एक प्रपोजल है कि हम कन्वेन करेंगे एक स्पेशल सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा का हम स्पेशल सत्र लेकर के आएंगे। रिगार्डिंग द इशू ऑफ ट्राइबल रिजर्वेशन हैज़ बीन सेंड टू द स्पीकर ऑफ असेंबली। किसको भेजा गया है? असेंबली के स्पीकर को भेजा गया है। इट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड टू कन्वेन ए स्पेशल सेशन ऑफ द विधानसभा ऑन 1 दिसंबर एंड 2 दिसंबर। ट्वीटेड चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ऑन वेडनेसडे। 19 सितंबर को क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था 2012 लेजिस्लेशन को, जिसने रिजर्वेशन को 58% सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। 2012 में एक कानून आया था, लेजिस्लेशन आया था, विधेयक आया था जो कि रिजर्व करता है 58% सीट्स को। किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, अदर ओबीसी के लिए। मतलब कि इनका जो रिजर्वेशन है ना 50% को क्रॉस कर गया था। तो ये जो रिजर्वेशन रहा था, जितनी भी भर्तियां हो रही हैं उनमें था, इंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी था। होल्डिंग दैट रिजर्वेशन अबव 50% सीलिंग वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये असंवैधानिक करार दिया गया था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट थी दैट हैड इन 2012 ब्रॉट एन अमेंडमेंट। 2012 में बीजेपी की सरकार ने कुछ संशोधन किया इसमें 1994 के रिजर्वेशन एक्ट में, ठीक है, ऑफ ईस्ट वाइल मध्य प्रदेश। उस टाइम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करते थे, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है चेंज इन न्यू स्टेट। अब जो है छत्तीसगढ़ अलग हो गया, मध्य प्रदेश अलग हो गया, इस हिसाब से इन्होंने रिजर्वेशन को चेंज कर दिया था। तभी से लेकर कहा जा रहा है केवल जो रिजर्वेशन है किसके लिए? एसटी के लिए, हैड बीन इंक्रीज्ड इन 2012 अमेंडमेंट। सुधार किया गया, एसटी को ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया गया था। द लेटेस्ट कोर्ट ऑर्डर लेड टू स्पेकुलेशन अबाउट द प्री 2012 सिचुएशन। स्पेकुलेशन मतलब अनुमान माना जा रहा है। तो 2012 के टाइम में जो एसटी लोगों को जितना मिलता था वही रिजर्वेशन आज के टाइम में मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा। सोर्सेज से ये पता चला है कि छत्तीस गवर्नमेंट ला सकती है फ्रेश लेजिस्लेशन दैट में हाइक द रिजर्वेशन, जो कि रिजर्वेशन को बढ़ा सकता है छत्तीसगढ़ में 81% से 32%। फॉर एसटी मतलब 12%, एससी 27%, ओबीसी एंड 10% फॉर द ईडब्ल्यूएस कोटा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से संबंधित। भूमिगत जल जिसको निकाल निकाल कर आप पीने में यूज़ करते हैं, सिंचाई में यूज़ करते हैं और अन्य कामों में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेकर के ही न्यूज़ आई है। तो जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लोवेस्ट रहा है पिछले 18 साल में, ऐसा स्टडी में पता चला है। टोटल जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहा वो कितना था? 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर था। और एक्सट्रैक्शन आप देखोगे यहाँ से आपने पानी कितना निकाल लिया? 239.14 BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर। ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भूमिगत जल का जो निष्कर्षण रहा है भारत में, देखा जाए तो 18 साल के लेवल पर डिक्लाइन दिखाई हमको दिया है, ठीक है, काफ़ी डिक्लाइन कर गया है अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से यह अध्ययन किया गया था। टोटल जो एनुअल मतलब सालाना ग्राउंड वाटर का रिचार्ज है, कितना आप रिचार्ज कर पा रहे हो धरती को,
कितना आप पानी ग्राउंड वाटर में भेज पा रहे हैं, तो वो कितना था 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर टन। और सालाना आप कितना निकाल ले रहे हैं, 239.16 BCM तो आप पानी निकाल ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द 2022 असेसमेंट रिपोर्ट। आगे, आउट ऑफ द टोटल 7,089 असेसमेंट यूनिट इन द कंट्री, टोटल कितनी थी, 7,000 बनाई गई थी, उसमें से 1,000 यूनिट ऐसी हैं उनको कैटेगराइज किया गया है ओवर एक्सप्लॉइटेड, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से पानी निकाला गया है। यदि हम कंपैरिजन करें एक असेसमेंट 2020 के साथ में, दैट द एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाज 436 BCM, एक्सट्रैक्शन था 245 BCM। 2017 में क्या हो गया, टोटल रिचार्ज हो रहा था 432 और एक्सट्रैक्शन कितना हुआ था, 249 BCM हुआ था। फिर तो जो 2022 का असेसमेंट ये सजेस्ट करता है कि जो 2000 ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन था लोवेस्ट है सिंस 2004। 2004 से आप देखोगे तो एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण काफ़ी कम रहा है, जब कितना था 2004 में, 231 था। तो जो डिटेल एनालाइज किया गया था, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड की गई थी फ्रॉम द असेसमेंट, इंडिकेट ये करता है कि इंक्रीज हो रहा है ग्राउंड वाटर लेवल में, विच में मेनली बी एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन रिचार्ज फ्रॉम कैनाल सीपेज। कैनाल सीपेज के चलते चलते रिचार्ज हो रही है भूमिगत जल, जैसे कि नहरों का पानी रिस रिस कर ज़मीन में नीचे चले जाता था, लेवल में चले जाता है, एक रीज़न ये है। दूसरे नंबर का है रिटर्न फ्लो ऑफ इरिगेशन। ठीक है, आप इरिगेशन जो कर रहे हैं उसके माध्यम से भी जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। तीसरे नंबर की बात बताई जाती है रिचार्जेस फ्रॉम वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडी में जल भरण हो रहा है, टैंक के माध्यम से आप जल भरण कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर कर रहे हैं, इस सब के चलते चलते भूमिगत जल में वृद्धि हो रही है। फर्दर एनालिसिस इंडिकेट करता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है ग्राउंड वाटर कंडीशन में, किसमें, 909 असेसमेंट यूनिट में पूरे देश भर में, यदि आप कंपेयर करते हैं 2017 असेसमेंट डाटा के साथ में। इन एडिशन कहा जाए तो ओवरऑल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट। देखिए यहाँ पर जो है पूरे भारत भर में हमने अलग अलग यूनिट बांट दिए, एक यूनिट ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं। मान के चल लीजिए पहले टोटल 6 में से 3 जगह ऐसी थी जो कि ओवर एक्सप्लॉइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा पानी निकाला गया था। तो आज के टाइम में कुल समझ लीजिए कि 2 ही ऐसी हैं जहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन हम देख रहे हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ जो आई है वो पश्मीना शॉल को लेकर के आई है, पश्मीना शाल को लेकर के आई है। तो इसके जो ट्रेडर्स लोग हैं, यूनिवर्सली प्राइज्ड पश्मीना शॉल्स, ये कंप्लेन कर रहे हैं कि ऑब्सोलोट टेस्टिंग मेथड हुई है। मतलब आप जो है ज़बरदस्ती टेस्टिंग कर रहे हैं, गलत सलत तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके रिजल्ट से ये आया है कि उनमें से कई सारे, मैनी ऑफ देयर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट बीइंग फ्लैग्ड बाई, इनमें से कई सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनकी खेप प्रभावित हुई है कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा फॉर प्रेजेंस ऑफ शहतूत गार्ड हेयर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडेंजर्ड तिब्बतियन एंटीलोप। ट्रेडर लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि आप जिस टेक्निक से क्या कर रहे हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी का यूज़ कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट में खामी निकाल रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव लीडिंग टू देयर रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन। पश्मीना के बारे में बताया जाता है, पश्मीना को ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, माउंटेन की में जो गोट पाई जाती हैं, कैपरा हरकस नाम रखा गया है। ठीक है, ये कहाँ पर मिलती है, चांगथांग प्लेटू तिब्बत में एंड पार्ट ऑफ लद्दाख, कुछ हिस्सा लद्दाख का भी आता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है पश्मीना की इज़ लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो जो पश्मीना से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो कोई ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट नहीं होते हैं, झोपड़ी में रहने वाले लोग बनाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं लोग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लगी हुई है। ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड टू द अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख पीपुल। ठीक है, और नोट करने वाली बात ये है, जो लोकल स्किल्ड विलेजर्स हैं, आर्टिजन हैं कश्मीर में, उनको ये रोज़गार प्रोवाइड करता है।
शहतूत के बारे में यदि बात करें, अदर हैंड इज द फाइन अंडरकोट फाइबर। ये क्या है? शहतूत जो होता है काफ़ी फाइन अंडरकोट फाइबर होता है। अंडरकोट मतलब होता है अस्तर। इसको ऑब्टेन किया जाता है तिब्बतियन एंटीलोप से, नॉन लोकली एस चीरू। लोकल वाले लोग इसको क्या बोलते हैं? चीरू बोलते हैं। एंटीलोप एक प्रकार से मृग को यहाँ पर बोला जा रहा है। A species living mainly in the northern parts of the Changthang Plateau in Tibet. As they offer high level of smoothness and warmth, सहतूत साल्स is highly expensive commodity. अब चूंकि इसकी खास बात यह है कि आपको ठंडी नहीं लगेगी। जब ठंडी नहीं लगेगी मतलब काफ़ी ये प्रीसीजियस कमोडिटी हो गई, काफ़ी महंगी भी बिकती है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है when their population declined dramatically from chemical poaching। अब जिनसे हमें चाहिए रेसे, उनका शिकार किसी और पर्पस से किया जा रहा है, तो हमको अब रेसे ही नहीं मिल पा रहे हैं। एंटीलोप का शिकार किया जा रहा है, तो अब हम लोग जो है साल नहीं बना पा रहे हैं। सिटीज़ मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्यूरा ने लिस्टेड कर दिया था तिब्बतियन एंटीलोप को 1979 में, लीडिंग टू ए बैन ऑन सेल एंड ट्रेड ऑफ सहतूत साल्स एंड स्क्रैप्स।